बाइक्यूल्स। दिस इज चेष्टा एंड आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी के एक जबरदस्त से चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। आज तक भी तुम्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो यकीन मानो इस सेशन के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स आधे पौने घंटे के अंदर खत्म होने वाले हैं। इस सेशन की खास बात क्या है कि यहाँ देखो हमने क्वेश्चंस के कटआउट्स लगा रखे हैं। कौन से क्वेश्चंस? तो एनटीए ने किसी भी नीट में, चाहे वो स्टेट नीट हो, चाहे सेंट्रल नीट हो, चाहे ओवरसीज वाला नीट हो, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस चैप्टर से हमने साथ के साथ कटआउट्स लगाए हैं। साथ के साथ आपको प्रूफ मिलेगा कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। और अभी भी अगर आपका कुछ नहीं हुआ है तो बायो के 360 आप इस चैनल से सेव कर सकते हो। यकीन मानो सब्सक्राइब करते जाओ, दिन के 2-2 3-3 लेक्चर भी डाल दूंगी, मुझे मोटिवेशन देते जाओ और मैं तुम्हें लेक्चर प्रोवाइड करती जाऊंगी। तो देखो सबसे पहला जो हमारा काम है वो बाद में बातें करेंगे, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्योंकि 35-40 मिनट्स के अंदर हमने पीवाईक्यू और चैप्टर को खत्म करना है। तो सबसे पहली लाइन हमारे पास है, देयर इज वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? अर्थ का वो हिस्सा जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। जीने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए और धरती चाहिए, यानी कि लैंड चाहिए। तो जहां पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर का लीथल कॉम्बिनेशन हो उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर, यानी जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब वो कह रहे हैं कि बायोस्फेयर में ना वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वाइड डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज्यादा वेराइटी है। एक छोटी सी चींटी से लेके बड़े से हाथी तक आपको यहाँ सब मिलते हैं। क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है कि क्या इन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी सेम एलिमेंट और कंपाउंड है? तो देखो क्या एक छोटी सी चींटी के अंदर आपको जो मिल रहा है क्या वही चीजें आपको बड़े से हाथी में मिल रही है? अब ये सारी चीजें तो आप केमिस्ट्री में पढ़कर आए हो कि कैसे आपको किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट की एनालिसिस करनी है। तो अगर उसी वे में यहां हम किसी प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या माइक्रोबियल पेस्ट, कहने का मतलब है किसी लिविंग टिश्यू के ऊपर एनालिसिस करें तो हमें मिलेंगे कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, जिसमें सबसे पहले आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो देखोगे ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे और अलग अलग मासेस में मिलेंगे। फिर क्या है, अगर सेम एनालिसिस एनसीईआरटी कह रही है हम अर्थ क्रस्ट के किसी टुकड़े के ऊपर करें, अर्थ क्रस्ट का टुकड़ा मतलब नॉन लिविंग थिंग के ऊपर करें, तो हमें ऐसी ही एक सिमिलर लिस्ट मिलेगी। फिर देखो अगर नॉन लिविंग थिंग में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में सिमिलर एलिमेंट और कंपाउंड मिल रहे हैं तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होगा इनकी क्वांटिटी में। ठीक है, तो देखो डिफरेंस ये है, जब आप एब्सोल्यूट टर्म में बात करो यानी सिर्फ इन एलिमेंट्स को ही देखो कि कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं। लेकिन अगर आप रिलेटिव अबंडेंस की बात करो कि किसमें क्या ज्यादा मिल रहा है तो आपको पता चलेगा कार्बन और हाइड्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग टिश्यू में ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। यहां तक खत्म। चले आगे। आगे देखो क्या है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। मैम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी कि चलो लिविंग टिश्यू को एनालाइज करें, नॉन लिविंग थिंग को एनालाइज करें। इसको एनालाइज हम करेंगे कैसे? बस उसी का एक्सपेरिमेंट अब हमने देखना है। वो कह रहा है वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम बोल तो सकते हैं कि बातें बार बार कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बताओ बताओ लिविंग टिश्यू के अंदर हमें कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स मिल रहे हैं। लेकिन इसके लिए, इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं एक केमिकल एनालिसिस, हम कर सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट। करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखते चलो। ऐसे एक मोटर पेस्टल ले लेना। मोटर पेस्टल आपने आराम से अपने किचन में देखा होगा। इसमें कोई पीस ऑफ लीफ या लीवर या वेजिटेबल ले लेना। मान लो हमने यहाँ लीवर का टुकड़ा ले लिया। अब साथ में यहाँ डालो एक एसिड। एसिड, जिस एसिड को हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मतलब Cl3CCOOH। अब इसकी अच्छी तरह से कर दो कुटाई। जब आप इसकी अच्छी तरह से कुटाई करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा थिक स्लरी। अब आपने क्या करना है, एक अलग से बर्तन ले लेना, कोई भी कंटेनर ले लेना, उसके ऊपर लगा लेना आप एक पतला सा चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ या मसलिन क्लॉथ और इस थिक स्लरी को इसमें से फिल्टर करने की कोशिश करना। आपको पता चलेगा कुछ सब्सटेंसेस तो फिल्टर हो चुके हैं, नीचे कंटेनर में जा चुके हैं, पर कुछ सब्सटेंसेस ऊपर ही रह चुके हैं। तो देखो ये जो नीचे चले गए हैं इनको हम बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, या फिर इसको हम बोल देते हैं प्यार से फिल्ट्रेट। पर ये जो ऊपर बचा कुचा सामान रह चुका है इसको हम प्यार से बोलते हैं रिटेंटेड, या फिर इसी को हम प्यार से बोल सकते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल, यानी कि जो मिला नहीं है, मतलब घुला नहीं है एसिड के साथ और आगे फिल्टर नहीं हुआ। बस यही सारी चीजें इस पैराग्राफ में बोली थी। साइंटिस्ट का कहना है कि ये एसिड सोल्यूबल पूल में तो हमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाते हैं। इसी के साथ आपका फर्स्ट पेज यहां पर खत्म होता है 3 मिनट्स के अंदर। तो चलो हम आगे चलते हैं। वो कह रहा है हायर क्लासेस में आप ये देखोगे कि लिविंग टिश्यू या सैंपल के अंदर हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं और ये भी देखोगे कि उनमें से उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। हायर क्लासेस मतलब अपनी मास्टर्स, बैचलर्स वगैरह में आप ये चीजें देखोगे। साथ साथ में वो ये कह रहा है कि
किसी भी कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के बाद आप उसका मोलिकुलर फॉर्मूला या उसका स्ट्रक्चर भी जान सकते हो। अब यहाँ से बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन हमें पता चलती है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमें लिविंग सिस्टम में से मिलते हैं, लिविंग टिश्यू से मिलते हैं, उसको हम प्यार से बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। आगे चलते हैं। अब देखो, ये तो बात हो गई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कि किसी भी लिविंग टिश्यू में हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से मिल रहे हैं, पर साथ साथ में कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी तो मिलेंगे ना। तो देखिए, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम करेंगे एक और एक्सपेरिमेंट। करना कुछ नहीं है, करना ये है कि कोई भी लीफ या लीवर का टुकड़ा दोबारा से आप ले सकते हो, उसका वेट वेट काउंट करो, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दो। अब जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको आप जला दो, यानी उसको आप बर्न कर दो। जब वो फुली बर्न हो जाएगा तो उसमें से कार्बन तो सारा ऑक्सीडाइज हो चुका होगा, वाटर भी वाटर वेपर की फॉर्म में जा चुका होगा। बचेगा क्या? सिर्फ ऐश यानी कि राख। इस ऐश के अंदर आपको कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम मिलेंगे, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट और फॉस्फेट भी मिलेंगे, पर वो किस में आते हैं? एसिड सोल्यूबल पूल में आते हैं। तो देखो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और कुछ कंपाउंड्स जैसे NaCl, CaCO3, फॉस्फेट और सल्फेट। फॉस्फेट और सल्फेट याद रखना, ये एसिड सोल्यूबल पूल में हमें मिल रहे हैं। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। यानी कि जब आप एनालिसिस करते हो आपको पता चलता है कि उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलते हैं। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ये भी देख सकते हो कि उनमें क्या कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड हमें मिल रहा है। पर हम तो बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम देखेंगे क्या उसमें हमें अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस और फैटी एसिड्स वगैरह मिलेंगे या नहीं। तो सबसे पहले देखो, हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें और हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है अमाइनो एसिड्स। तो देखो, अमाइनो एसिड्स की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर होता है एक अमाइन ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप, यानी कि ये बेसिक इन नेचर होता है। और एक मिलता है हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप, यानी कि एक एसिडिक ग्रुप मिलता है, यानी एक बेसिक ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप हमें मिलता है। अब देखो, सेम ही कार्बन के साथ हमारे पास जुड़ा होता है COOH और NH2। तो इसी कार्बन में दो ग्रुप्स जुड़ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसीलिए अमाइनो एसिड्स को हम अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कि ये देखो तुम मीथेन का स्ट्रक्चर, मीथेन यानी कि CH4, जैसे कार्बन में यहाँ 4 हाइड्रोजन है, अमाइनो एसिड्स में जब आप देखोगे तो एक तरफ आपको COOH मिल रहा है, एक तरफ आपको NH2 मिल रहा है, ऊपर आपको हाइड्रोजन मिलेगा और नीचे R ग्रुप। ये R ग्रुप क्या है? वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ भी लग सकता है, हाइड्रोजन लग सकता है, मिथाइल लग सकता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल लग सकता है, या और भी कोई ग्रुप लग सकता है, यानी ये क्या है? वेरिएबल। तो देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब्स्टिट्यूटेड मिथेन है, डिमिथेन में हमने हाइड्रोजन हटाकर अलग अलग ग्रुप्स लगा दिए, इसीलिए अमाइनो एसिड्स को हम सब्स्टिट्यूटेड मिथेन भी बोलते हैं। अब देखो, इस नेचर ऑफ R ग्रुप के हिसाब से अलग अलग हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स में हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं वो सिर्फ 20 तरह के ही होते हैं। यकीन मानो, इससे इजी एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक सो आपको कहीं मिल सकती है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। चलो देखो, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं ये जो R ग्रुप है प्रोटीनिशियस अमाइनो एसिड्स में, ये R ग्रुप यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर यहाँ पर R ग्रुप, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमारे पास इधर हो गया COOH, इधर हो गया NH2, तो अगर ये R ग्रुप हाइड्रोजन है तो इस अमाइनो एसिड को हम बोलेंगे ग्लाइसिन, ठीक है। और अगर ये R ग्रुप हाइड्रोजन नहीं है बल्कि मिथाइल है यानी कि CH3 है तो इसको हम बोलेंगे एलानीन। और अगर ये हाइड्रोक्सी मिथाइल है, CH2OH है, तो इसको हम बोलेंगे सेरीन। इसको साथ साथ से हम फिगर 9.1 में देख लेते हैं। तो देखो, ये दिया हुआ है ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, एक तरफ NH2, एक तरफ COOH, एक तरफ H, ठीक है। जो वेरिएबल ग्रुप है वो क्या है? हाइड्रोजन। और अगर ये मिथाइल हो गया यानी CH3 हो गया तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम एलानीन बोलेंगे। और अगर ये CH2OH यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल हो गया तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम सेरीन बोलेंगे। तो ये नीट 2020 और नीट 2025 में भी पूछा गया है, ये स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, वो ये कह रहा है, आगे हमारे पास बोला हुआ है, ये अमाइनो एसिड्स हमने देख लिए। फिर वो ये कह रहा है जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमाइनो एसिड्स की वो इसेंशियली डिपेंड करती है उसके अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे और साथ साथ में फंक्शनल ग्रुप में। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो जितना अमाइनो ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसी हिसाब से अमाइनो एसिड का नेचर होगा। जैसे मान लो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू अमाइड ग्रुप, तो वो अमाइनो एसिड जो होंगे एसिडिक होंगे। एसिडिक अमाइनो एसिड के अपने नाम भूल जाना है, एसिडिक अमाइनो एसिड का नाम याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, एसिड से एसिड आपको याद हो गया। अगर अमाइन ग्रुप जो है उनका नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वो अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे बेसिक अमाइनो एसिड्स, जैसे कि एग्जांपल है लाइसिन। और फिर आ जाता है हमारे पास न्यूट्रल, न्यूट्रल का एग्जांपल है यानी कि
वैलिन। इसी तरह से यहाँ पर हमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स यानी जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है वो भी मिल सकते हैं, जैसे टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है अमाइनो एसिड्स की कि ये आयोनाइजेबल इन नेचर है, यानी ये चार्ज हो सकते हैं, यानी ये आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखो हमें पता है हम पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं केटाइन। ठीक है, तो अगर एसिडिक पीएच है, एसिडिक पीएच के अंदर हमें क्या मिलेगा, केटायन मिलेगा। और अगर बेसिक पीएच है, बेसिक पीएच के अंदर हमें मिलेगा एनायन। लेकिन अगर न्यूट्रल पीएच यहां पर होती है तो न्यूट्रल पीएच के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक ऐसी फॉर्म जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो यहीं से अमाइनो एसिड्स हमारे खत्म होते हैं। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। बेसिक अमाइनो एसिड्स के बारे में पूछा हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है। ग्लूटामिक एसिड तो एसिडिक है, वैलिन न्यूट्रल है, टायरोसिन एरोमेटिक है, तो बचा कौन सा हमारे पास, लाइसिन। तो द करेक्ट आंसर विल बी लाइसिन। फिर बोला हुआ है हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विद, 2025 का क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन की जो एनसीईआरटी लाइन है वो आपको जेनेटिक वाले चैप्टर में मिलेगी, जेनेटिक्स वाले में, पर मैंने यहां भी लगा दिया क्योंकि यहाँ लाइसिन का जिक्र हुआ है हमारे पास। तो हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विद बेसिक अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल लाइसिन और आर्जिनिन। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2022 में पूछा गया। वो पहला स्टेटमेंट हमें दे रहा है अमाइनो एसिड्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइजेबल नेचर। बिल्कुल सही बात है, आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, हेंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट पीएच। इसको अभी हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन भी किया, बिल्कुल एनसीईआरटी का ही पूछा हुआ है। तो ये तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 तो 2 है। फिर वो कह रहा है अमाइनो एसिड ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं, एसिडिक और बेसिक पीएच में नहीं। एसिडिक और बेसिक पीएच में वो केटायन और एनायन की तरह बिहेव करते हैं, पर न्यूट्रल पीएच में वो ज्विटर आयन की तरह बिहेव करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। इसी के साथ हमारा पहला बायो माइक्रोमोलिक्यूल अमाइनो एसिड खत्म हुआ। दूसरा हमने बात करनी है लिपिड्स के बारे में। देखो लिपिड्स जनरली वाटर इनसोल्यूबल है, लेकिन ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। फिर क्या है यहाँ पर लिपिड्स कैसे हो सकते हैं, सिंपल फैटी एसिड्स की तरह भी हो सकते हैं। एक फैटी एसिड को आप कैसे डिफाइन करते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू R ग्रुप, यानी RCOOH, ऐसे आप एक फैटी एसिड को लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो R ग्रुप है ना, ये वेरिएबल है, ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है। यहाँ पर कार्बन के कितने भी नंबर हो सकते हैं, 1 से लेके 19 तक। जैसे आप पाल्मिटिक एसिड की बात करोगे तो यहाँ टोटल कार्बन के हमें 16 नंबर मिलेंगे। कैसे, इसका फॉर्मूला याद कर लो, CH3 ये दिया हुआ है बुक में, CH2 14 और COOH। अब यहाँ देखो, यहाँ टोटल हमें कितने मिलेंगे, 16 कार्बन मिलेंगे। तो ये नीट का क्वेश्चन है। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, जब इसमें हम कार्बोक्सिलिक कार्बन को भी काउंट करते हैं। ऐसे ही एरिकिडोनिक एसिड में हमें 20 कार्बन मिलते हैं, उसमें भी हम कार्बोक्सिलिक कार्बन को ऐड करते हैं। अगर COOH वाले कार्बन को आप हटा दोगे तो यहाँ पर एरिकिडोनिक एसिड में 19 मिलेंगे, और पाल्मिटिक एसिड में COOH वाले को इंक्लूड नहीं करोगे तो 15 मिलेंगे। फैटी एसिड सैचुरेटेड हो सकते हैं, सैचुरेटेड मतलब जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यानी वो क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। एक और सिंपल लिपिड्स की हम बात करेंगे तो वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, अभी देखेंगे। तो देखो लिपिड्स ना हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड हमने पढ़ लिए। दूसरा होता है कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड जिसमें साथ साथ कोई और ग्रुप भी प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉस्फेट प्रेजेंट हो। और एक होता है डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड्स हमें कहां से मिलते हैं, तो सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें डेराइव्ड लिपिड्स मिलते हैं। उसका एग्जाम्पल हम कोलेस्ट्रॉल अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, वो ये कह रहा है कि बहुत सारे लिपिड्स के पास ग्लिसरॉल के साथ साथ फैटी एसिड्स होते हैं। तो हेयर फैटी एसिड्स आर फाउंड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बीच में यहाँ ईस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। उस बेस पे ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड बन सकते हैं। यानी देखो, अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड प्रेजेंट है तो मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड प्रेजेंट है तो डाई, और 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है तो ट्राइग्लिसराइड हो जाएंगे। क्लियर है। इनको ही हम फैट्स और ऑयल्स भी बोलते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से याद रखना, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, इसीलिए ये विंटर्स में भी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको याद रहेगा चिंजली ऑयल। कुछ लिपिड्स के पास ना साथ साथ में फॉस्फोरस ग्रुप भी होता है, तो ऐसे लिपिड्स को हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड्स। इसका एग्जांपल है लेसिथिन। लेसिथिन हमें सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। फिर वो कह रहा है कुछ टिश्यूज न्यूरल टिश्यू में भी हमें मिलते हैं, जिनमें लिपिड्स के साथ और भी कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इनको हम ग्लाइकोलिपिड्स भी बोलते हैं। हो गया यहाँ तक।
हम लिपिड्स का क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो 2022 में हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो बोल रहा है लेसिथिन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। नहीं, लेसिथिन अभी हमने देखो एनसीईआरटी की लाइन है, जो लेसिथिन है वो फोस्फोलिपिड है, सेल मेम्ब्रेन में हमें मिलता है। तो ये ऑप्शन 1 तो यहाँ से हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। फिर वो कह रहा है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव 1 और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहां हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उनके वो बिना डबल बॉन्ड के होते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। तो ए और बी को तो उड़ा दो, जिसमें ए है उड़ा दो। अब आपको बाकी ऑप्शंस नहीं भी आते तो भी आपको आंसर मिल चुका है। तो इसीलिए क्वेश्चन को देख के कभी घबराना नहीं है, देखो पहले क्या इसमें आप एलिमिनेट कर पाते हो, फिर वहां उसके बाद आप आंसर तक पहुंच सकते हो। फिर देखो वो कह रहे हैं जिंजली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए ये ऑयल रहता है विंटर में भी। अभी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, ट्रू है। लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल है वाटर में, पर फर्स्ट लाइन ही मैंने पढ़ाई थी सोल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये भी क्या है, ट्रू है। व्हेन फैटी एसिड इज ट्राइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड्स आर फॉर्म। हाँ बिल्कुल, फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के साथ आप स्टेरिफाइड कर दो तो मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड्स हमें मिलते हैं, तो ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। फिर देखो हमारे पास आता है अगला पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में वो ये कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स जिसमें प्रेजेंट होती है, बेसिकली यहाँ नाइट्रोजिनस बेसिस की बात कर रहे हैं। इन नाइट्रोजिनस बेसिस के आपके पास एग्जांपल है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। देखो दो तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पायरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन रिंग्ड होते हैं, 9 मेंबर रिंग वाले होते हैं, और जो पायरिमिडीन्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन रिंग वाले होते हैं। इसको यहीं पर हम खत्म करते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो प्यूरिन्स में आप पढ़ते हो एडेनिन और साथ में आप पढ़ लेते हो ग्वानिन। लेकिन पायरिमिडीन्स जो कि सिंगल रिंग वाले होते हैं, 6 कार्बन वाले होते हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशन पे होते हैं। प्यूरिन्स में 1, 3 और 5, 1, 3, 7 और 9th पोजीशन पे होते हैं नाइट्रोजन ग्रुप। ठीक है, तो प्यूरिन्स में आप पढ़ते हो एडेनिन और ग्वानिन, और यहाँ पर पायरिमिडीन्स में आप पढ़ते हो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यूरेसिल आपको आरएनए में मिलता है, थाइमिन आपको डीएनए में मिलता है, और साइटोसिन आपको दोनों में, डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है। ठीक है, तो ये आपका प्यूरिन हो चुका है। अब देखो इन्हीं नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ अगर कोई शुगर लग जाए तो आप उसको बोल देते हो न्यूक्लियोसाइड। जैसे एडिनोसाइन एग्जांपल देख लिया, यूरिडेन एग्जांपल देख लिया। ये राइबो शुगर है, राइबो शुगर के साथ यहाँ नाइट्रोजिनस बेस लगा है, यहाँ पर भी क्या लगा है, नाइट्रोजिनस बेस लगा हुआ है। फिर अगर यहाँ पर शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के साथ साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दो, मतलब न्यूक्लियोसाइड वाले मॉलिक्यूल के साथ आपने PO4 नेगेटिव भी जोड़ दिए, तो आपको मिल जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ ऊपर जो हम लिपिड्स पढ़ के आए थे उसका भी देख लो। मैंने ग्लिसरॉल को कहा था ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसको बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। पाल्मेटिक एसिड का ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था, 16 कार्बन होते हैं टोटल, जब ये कार्बोक्सिलिक कार्बन को भी काउंट करते हो। ये ट्राईग्लिसराइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो ये तो ग्लिसरॉल है, ये एक फैटी एसिड स्टेरिफाइड हुआ हुआ है इसके साथ, ये दूसरा फैटी एसिड, और ये क्या है, तीसरा फैटी एसिड। ये सारा कुछ हमारा क्लियर हो चुका है। कोलेस्ट्रॉल एक डेराइव्ड लिपिड है। डेराइव्ड लिपिड्स कैसे बनते हैं, तो सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करवाकर हमें डेराइव्ड लिपिड्स मिलते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल इसका एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया ये। चलो इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया। यहाँ देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है एडिनोसाइन, फिर दिया हुआ है एडिनाइलिक एसिड, एडेनिन और एलेनिन। यहाँ से देखो एलेनिन का आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, ये तो एक अमाइनो एसिड ही है। तो डी का देख लो, डी का 4th किस में है, इन दो ऑप्शंस में है, इनको तो एलिमिनेट ही कर देना। उसके बाद फिर तीसरा देखो एडेनिन क्या है, एडेनिन एक नाइट्रोजिनस बेस है, तो सी का हमारे पास 1 है। आंसर हमें यहाँ से अभी नहीं पता चलेगा, अभी देखते हैं। एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड मतलब सीधा न्यूक्लियोटाइड की ही बात कर रहे हैं, तो बी का हमारे पास 2 हो गया, आंसर हमें मिल गया। और ए एडिनोसाइन मतलब न्यूक्लियोटाइड की बात करें, ये सब कुछ आपने एनसीईआरटी की लाइन में अभी अभी पढ़ा है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये पैराग्राफ अभी पढ़ेंगे तो अभी इसको हम कर लेंगे। ये देखो ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। वो बोल रहा है, वो कह रहा है द डीहाइड्रेशन रिएक्शन, डीहाइड्रेशन, डी मतलब रिमूव, क्या, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना, बिटवीन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस माल्टोस। जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में आप डीहाइड्रेशन रिएक्शन करवाओगे माल्टोस को प्रोड्यूस करने के लिए, तो माल्टोस का फॉर्मूला आप बता दो, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। देखो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और 2 ग्लूकोज को जोड़ रहे हो, तो आप एक और ग्लूकोज को इसमें प्लस करोगे, जब एक ग्लूकोज में दूसरे ग्लूकोज में को, तो आपको पता है आपके पास आ रहा है C12H24 और O12। बट हमने कहा है ये ग्लूकोज जब 2 जुड़ते हैं तो यहाँ पर वाटर रिमूव होता है, तो एक H2O को माइनस कर दो आप, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचेगा, C12H24 में से 2 H आपने माइनस कर दिए तो H22, और 12O में से एक O आपने माइनस कर दिया H2O का, तो आपके पास क्या बचा, O11। तो यहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला
आगे। ठीक है, देखो कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक पिन है, आप इन नोट्स को खरीद सकते हो, एनसीईआरटी को खरीद सकते हो बाइक्यूज के ऐप में से। आपको 280 रुपये में 11th और 12th दोनों की ही एनसीईआरटी मिल जाएगी। फिर देखो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। वो कह रहा है ग्लाइसिन एक लिपिड का एग्जाम्पल है। ऊपर हमने पढ़ा है ग्लाइसिन जिसमें वेरिएबल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है, वो एक अमाइनो एसिड का एग्जांपल है। लेसिथिन फोस्फोरस होता है, लेसिथिन के पास सेल मेम्ब्रेन में हमें मिलता है, फोस्फोलिपिड है ये एक। टायरोसिन में एरोमेटिक रिंग होती है, सच है ये। और सल्फर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन, ये आगे हम पढ़ेंगे भी, इसको यही याद कर लो। सिस्टीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर मिलता है। तो ये होता है पीवाईक्यू करने का तरीका, एक ऐसे ही नहीं कि जो पॉइंट करेक्ट है उसको आपने पढ़ लिया, बाकी पॉइंट से भी आपको आपकी लर्निंग्स लेनी है, क्योंकि आज जो ऑप्शन है कल वो क्वेश्चन बन जाएगा, आज जो क्वेश्चन है कल वो ऑप्शन में आ जाएगा। उसके बाद देखो स्टेट द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड्स। वो कह रहा है लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नहीं, वो तो क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। लेसिथिन इज फोस्फोलिपिड, ये हमारे पास करेक्ट है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, इसका हमने स्ट्रक्चर देखा है, ये भी हमारे पास करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है। पाल्मिटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम, पाल्मिटिक एसिड के पास 16 होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक कार्बन को इंक्लूड कर उसमें 16 होते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन गलत हो गया। एरिकिडोनिक एसिड हैज 16 कार्बन एटम, नहीं उसमें 20 होते हैं कार्बोक्सिलिक कार्बन को इंक्लूड कर। तो डी और ई और ए भी हमारे पास गलत है, करेक्ट आंसर आ गया बी और सी। इसी के साथ साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। इससे पहले ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओडिशा में पूछा गया, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन क्या है, एक फोस्फोलिपिड है क्योंकि उसमें फोस्फेट भी मिलता है। एरिकिडोनिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोप्रोटीन इसका आंसर नहीं है। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन, अटिपिकल फैट मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एक ग्लिसरॉल से और 3 फैटी एसिड से। एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड क्या कहते हैं, एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल का आंसर होगा एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर भी ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखो अगला आता है हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पहली बात तो सुनो, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बीच में कभी बन रहा है उनको हम बोल देते हैं मेटाबोलाइट्स। ये मेटाबोलाइट्स दो तरह के हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब जिसमें ह्यूमन बॉडी में जिसका हमें कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से फंक्शन पता है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ह्यूमन के वेलफेयर में जरूर काम आ रहे हैं पर बॉडी में उसका डायरेक्ट क्या काम काज है ये हमें नहीं पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनोगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। वो ये कह रहे हैं द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड स्मॉल बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर, इफ पॉसिबल सिंथेसाइज देम। वो कह रहा है हम देखते हैं कि हम किसी भी कंपाउंड में से, किसी भी लिविंग थिंग में से, लिविंग ऑर्गेनिज्म में से कितने कितने कंपाउंड्स हम निकाल सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनको हम बाहर लैब कंडीशंस पे बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। अगर हमें एक लिस्ट बनानी हो बायोमोलिक्यूल्स की, तो हमें ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें अमाइनो एसिड, शुगर्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स को हम मेटाबोलाइट्स भी बोल देते हैं। लेकिन जब आप एनालाइज करोगे प्लांट, फंगल या माइक्रोबियल सेल्स, आपको बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जिनको हम बोल रहे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सॉरी, आपको बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जो इन प्राइमरी मेटाबोलाइट से अलग है, उनको हम बोल देंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे कि एल्कालॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, रबर, कुछ इसेंशियल ऑयल्स या पिगमेंट्स वगैरह। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं इनके तो फंक्शंस हमें पता है कि हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इनके क्या फंक्शन है, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके हमें फंक्शन हमारी बॉडी पे क्या है ये नहीं पता। ये रबर्स, ड्रग्स, स्पाइसेस ह्यूमंस के वेलफेयर में काम आ रही है, किसी ना किसी काम में हेल्प कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी में इनका क्या काम है ये चीज हमें नहीं पता। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। देखो इस टेबल में हमें दिया हुआ है जैसे पिगमेंट के एग्जांपल, पिगमेंट पे हमें कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ये क्या है, ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स है। उसके अलावा एल्कालॉइड्स जैसे कि मोर्फिन और कोडीन। मोर्फिन आपको पता है पेन सप्रेसेंट के केस, पेन सप्रेस करने के लिए दिया जाता है या ड्रग्स में भी यूज होता है। फिर टर्पिनॉइड्स जैसे मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स। इसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल, ये सब आ सकते हैं। टॉक्सिन्स में आप देख सकते हो एब्रिन और राइसिन, राइसिन को हम फंजीसाइडल्स की तरह यूज करते हैं। लेक्टिन्स आ जाते हैं जिसमें एग्जांपल है कॉनकेनवलिन ए। ड्रग्स में विनब्लास्टिन जो कि एंटी कैंसरस ड्रग है, या कुर्क्यूमिन, ये यूज होते हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर, गम, सेलुलोज वगैरह ये यूज करते हैं, इनमें यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। वो कह रहा है इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, 2021 में पूछा गया। तो देखो यहाँ पर मोर्फिन, कोडीन तो सेकेंडरी है, विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन भी सेकेंडरी है, रबर और गम्स भी सेकेंडरी है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला हमारे पास क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। एडेनिन तो आपको पता है एक प्यूरिन है, एडेनिन और ग्वानिन क्या होता है, प्यूरिन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन रिंग होती है और 9 कार्बन की बनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट का तो हमारे पास 4 आ गया, तो फर्स्ट का 4 जिन ऑप्शंस में देख लो, बाकी आप क्या करो स्ट्रक्ट आउट कर दो। दूसरा आप देखो यहाँ पर बोला हुआ है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन आपको पता है एक पिगमेंट है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, तो बी का हमारे पास 1 हो गया। आंसर आपको मिल चुका है, बाकी आपको आता हो ना आता हो, आंसर आपको मिल चुका है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, आगे हम पढ़ेंगे, तो सी का 2 हो गया। और कोडीन क्या है, एक एल्कालॉइड है, ये आंसर आपको यहाँ पर मिल चुका है। फिर देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन है, टर्पिनोइड्स, लैक्टिन, एल्कालॉइड्स, टॉक्सिन, ये सब दिया हुआ है। तो टर्पिनोइड्स, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स आप एग्जांपल पढ़ते हो, तो ए का तो हमारे पास 2 हो चुका है। लेक्टिन्स में आप क्या पढ़ते हो, लेक्टिन्स में आप कॉनकेनवेलिन ए पढ़ते हो, बी का हमारे पास 4 हो चुका है। एल्कालॉइड्स में आप क्या पढ़ते हो, एल्कालॉइड्स में आप पढ़ते हो कोडीन, तो सी का हमारे पास क्या हो चुका है 1। और टॉक्सिन में एब्रिन और राइसिन पढ़ते हो, तो ये क्या है, डी का हमारे पास 3 हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। एल्कालॉइड्स का एग्जांपल कोडीन है, टॉक्सिन का एब्रिन और राइसिन, लेक्टिन्स का कॉनकेनवेलिन है। ड्रग्स में तो आप कर्क्यूमिन और विनब्लास्टिन पढ़ते हो, तो ये तो हमारे पास गलत हो गया, इसको आप टिक कर देना। यहां से देखो हमारे ये क्वेश्चंस हो चुके हैं, आगे चलते हैं। यहाँ भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे क्वेश्चन पूछा गया था, देख लो उसको। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, तो देखो कर्क्यूमिन है, मोर्फिन है, एंथोसाइनिन है, लेसिथिन नहीं है, लेसिथिन एक फोस्फोलिपिड है। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज 1 मिनट रुककर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो, शेयर कर दो, नहीं तो एक कमेंट कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं दिन के 3-3 लेक्चर भी डाल दूंगी, आई प्रॉमिस। आगे चलते हैं हम, देखो ये हमारा टॉपिक हो चुका है। हम बात कर रहे हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की, माइक्रोमोलिक्यूल्स हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की। देखो अब तक आपने एसिड सोल्यूबल पूल माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात की थी, इनका जो वेट होता है ना वो 18 से 800 डेल्टन तक होता है। लेकिन जब आप एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन की बात करोगे, यहाँ आपको 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। देखो लिपिड हमारे पास एसिड इनसोल्यूबल पूल में आ रहा है, लेकिन उसका वेट एसिड इनसोल्यूबल पूल वाले एलिमेंट्स जितना नहीं है, उसका वेट काफी कम है, क्योंकि एसिड इनसोल्यूबल पूल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका वेट 10,000 ऑफ डेल्टन्स में होता है, लेकिन लिपिड्स का इतना नहीं, ठीक है। हो जाएगा, ये चीज क्लियर है। देखो द मॉलिक्यूल्स इन इनसोल्यूबल फ्रैक्शंस विद एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस मतलब जो पॉलीमर्स हो, मतलब बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से बने हो। लिपिड एक पॉलीमर नहीं है, ये रिपीटिंग यूनिट से नहीं बना हुआ है। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन भी नहीं है, लेकिन ये इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में क्यों आता है? इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में तो एक्चुअल में क्या आना चाहिए, 10,000 किलो डेल्टन वाले 10,000 डेल्टन वाली चीजें आनी चाहिए ना, पर ये तो इसका इतना वेट ही नहीं है, फिर ये क्यों आ रहा है? देखो लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, स्मॉल है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह है वो कुछ वेसिकल्स बना लेती हैं, वेसिकल्स बना लेती हैं, तो वो एसिड सोल्यूबल पूल में नीचे नहीं जा पाती, इसको इसीलिए इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल के केस में रखते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल के केस में इसको हम नहीं रखते हैं, ठीक है। क्लियर हो जाएगा ये। फिर हमारे पास देखो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक कौन से नहीं है, तो ऊपर एनसीईआरटी की लाइन है लिपिड। अब ये दिया हुआ रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ, जब ये यूनिट स्टार्ट होती है ना सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन दी हुई है ना, अगले पेज में जिस साइंटिस्ट की इंट्रोडक्शन दी हुई है ना वो रामाचंद्रन है, और रामाचंद्रन जी के बारे में ही बताया हुआ है कि रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के हेल्प करता है, ठीक है। तो सेल वाला यूनिट जब हम पढ़ेंगे तो उस यूनिट में उस एनसीईआरटी के पोर्शन में मैंने वो पेज भी चिपका रखा है, यहाँ मैं वो नहीं चिपका पाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, 2019 में ओडिशा में ये पूछा गया। तो यहाँ से कंक्लूजन में आप ये टेबल पढ़ते हो कि क्या क्या सेलुलर मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे ज्यादा तो वाटर ही मिल रहा है 70 से 90%, फिर प्रोटीन, फिर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, और लास्ट में क्या है, कुछ आयंस। डन हो गया ये चीज। ये एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। अब बात कर रहा है प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड, यानी बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ है। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड किन के बीच में, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं और ये मिलकर बना देते हैं प्रोटीन, इसलिए प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हैं। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ऊपर भी ये बात पड़ी है, जैसे कि सिस्टीन, एलेनिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। तो प्रोटीन एक हिट्रोपॉलीमर है। हिट्रोपॉलीमर मतलब पॉलीमर मतलब रिपीटेटिंग यूनिट, और हिट्रो मतलब डिफरेंट रिपीटेटिंग यूनिट, क्योंकि अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं। होमोपॉलीमर तब कहते हैं जब एक ही तरह का अमाइनो एसिड जुड़कर क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो ये होमोपॉलीमर नहीं है, ये हिट्रोपॉलीमर है, इस चीज को आप याद रखोगे, ठीक है। क्लियर है। ये होमोपॉलीमर की डेफिनेशन दी हुई है कि एक ही यूनिट
एक ही मोनोमर यूनिट एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है। अब देखो कुछ प्रोटीन्स, कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे लिए इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसेंशियल मतलब हमें वो हमारी डाइट में लेने पड़ते हैं। बाकी हमारे पास क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल वो हैं जो हमें डाइट में नहीं लेने पड़ते, हमारी बॉडी उनको खुद बना लेती है, तो हमें वो फूड वगैरह में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को हम डाइट में, फूड में, यानी दालों में, चावल वगैरह में, इन सारी चीजों से लेते हैं। प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प करते हैं, जैसे एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोटीनिशियस इन नेचर होती हैं। हॉर्मोन्स कुछ प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, जैसे कि इंसुलिन इसका एग्जांपल है। और एंजाइम्स भी अपने आप में क्या है, टर्शरी प्रोटीन है। अब ये एक टेबल दिया हुआ है, जैसे एक प्रोटीन है कोलेजन। कोलेजन इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, हमारी स्किन वगैरह के नीचे क्या है, काफी सारा कोलेजन है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, पैनक्रियाज इसको रिलीज करता है, आपको पता है ये बात। इंसुलिन एक हार्मोन है, प्रोटीनिशियस हार्मोन है। एंटीबॉडी जो इन्फेक्शन फाइट करती है वो भी प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल है। रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में, सेंसरी रिसेप्टर, टेस्ट वगैरह, इन सारी चीजों में यूज होते हैं जो रिसेप्टर, ये भी प्रोटीनिशियस इन नेचर है। ग्लूट4 यहाँ पर क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इनेबल करता है ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट को सेल्स के अंदर। ग्लूट4 के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ग्लूट4। 2019 का ये क्वेश्चन है। फिर वो कह रहा है कोलेजन जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, लेकिन अगर पूरी बायोस्फीयर की बात करेंगे तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो है रुबिस्को, राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। यहां से क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, वो क्या है, हमारे पास कोलेजन है। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहली दी हुई है सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड, ये अभी हम नीचे पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेलुलोज आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ना है, ये हम पॉलीसेकेराइड्स वाले पैराग्राफ में इसको हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, फिर इसको सॉल्व करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की बात की हुई है। पॉलीसेकेराइड्स भी हमारे पास एसिड इनसोल्यूबल पूल में आते हैं। पॉलीसेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स की बात की हुई है, ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये लॉन्ग चेन ऑफ शुगर है, जैसे आपको क्या कहते हैं उसके, इसमें देखो ये लॉन्ग चेन ऑफ शुगर है जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स रिपीट होकर क्या बना रहे हैं, एक पूरी प्रॉपर पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं, मतलब मोनोसेकेराइड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉलीसेकेराइड्स बना रहे हैं। जैसे सेलुलोज एक पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है जिसमें एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़कर एक चेन बनाकर क्या बना देते हैं, सेलुलोज बना देते हैं। तो एक ही तरह का जो मॉलिक्यूल है वो जुड़कर सेलुलोज बना रहा है ना, तो ये क्या है, एक होमोपोलीमर है। तो सेलुलोज एक होमोपोलीमर है, किसका, ग्लूकोज का। स्टार्च एक वेरिएंट है सेलुलोज का, लेकिन वो प्लांट में एज अ स्टोरिंग मटेरियल होता है। एनिमल्स में स्टार्च की जगह क्या होता है, रिजर्व मटेरियल के केस में ग्लाइकोजन होता है। ऐसे ही जैसे हमने पढ़ा कि सेलुलोज होमोपोलीमर है, किसका, ग्लूकोज का, वैसे ही इनुलिन भी एक होमोपोलीमर है, किसका, फ्रक्टोज का। तो सेलुलोज आ जाए तो ग्लूकोज और इनुलिन आ जाए, इंसुलिन नहीं, इंसुलिन एक प्रोटीन है, इनुलिन एक पॉलीसेकेराइड है। कैसा पॉलीसेकेराइड, होमोपोलीसेकेराइड। होमो मतलब एक ही तरह का यूनिट मिलकर इसको बना रहा है, तो ये फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो ये पॉलीसेकेराइड का आपने डायग्राम देखा हुआ है, इसका ये जो लेफ्ट एंड होता है ना, लेफ्ट एंड को आप बोलते हो नॉन रिड्यूसिंग एंड, और जो राइट एंड है वो क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एंड। तो यहाँ पर ये जो राइट एंड है ये रिड्यूसिंग एंड हो जाता है, और जो लेफ्ट एंड है वो क्या हो जाता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड हो जाता है। फिर देखो स्टार्च जो है ना वो ऐसे एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है, तो जब हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं ना, यहाँ पर आयोडीन फंस जाता है, यहाँ ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर देता है। तो स्टार्च हमें ब्लू कलर देता है क्योंकि इसके जो हेलिसेस हैं उसमें आयोडीन ट्रैप हो जाता है और ब्लू कलर हमें मिलता है। सेलुलोज हमें कोई कलर नहीं देता क्योंकि वहां हेलिसेस नहीं है और वो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को ट्रैप नहीं करता है क्योंकि हेलिसिस नहीं बने हुए। तो ये क्वेश्चन अभी आएगा, पढ़ेंगे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं। वो कह रहा है सेलुलोज इज पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड, बिल्कुल होमोपोलीमर है। ग्लूकोज के काफी सारे यूनिट्स मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेलुलोज आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, 2023 के मणिपुर में पूछा गया। सेलुलोज क्यों नहीं देता ब्लू कलर आयोडीन के साथ, क्योंकि सेलुलोज के पास कॉम्प्लेक्स हेलिसिस नहीं होते, तो वो आयोडीन मॉलिक्यूल को ट्रैप नहीं कर पाता है। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ हो चुका है। फिर देखो प्लांट सेल सेलुलोज से बनी होती है, प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। पेपर जो आप देखते हो वो भी प्लांट पल्प से हमें मिलता है, तो उसमें भी हमें सेलुलोज मिलता है। फिर वो क्या कह रहा है, there are more complex polysaccharides in nature, they have building blocks amino sugar and chemically modified sugar, जैसे इसका एग्जांपल है ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन। और एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का इसका एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का,
काइटिन भी इसका एग्जाम्पल है। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड का किससे बना हुआ है? काइटिन से। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी हुई है? काइटिन से। यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज मेड अप ऑफ, किसकी पॉलीमराइजेशन से? तो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन से। 2015 में पूछा गया है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई इज काइटिन। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन क्या होते हैं? एक्वापोरिन एक प्रोटीनेशियस चैनल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोटीन है, मतलब ये पॉलीपेप्टाइड है, तो 1 का तो हमारे पास 3 हो गया। फिर आ जाओ एस्पार्जिनिन। एस्पार्जिनिन एक अमाइड है, तो 2 का हमारे पास 1 हो गया। फिर आ जाओ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक कैरोटीनॉइड है, तो 3 का हमारे पास 4 हो गया। और काइटिन हमने अभी पढ़ा है कि एक पॉलीसेकेराइड है, तो डी का हमारे पास यानी 4th का हमारे पास क्या हो गया? 2। यहां से हमें ये आंसर मिल चुका है। फिर आ जाओ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स भी हमारे पास एसिड इनसोल्यूबल पूल में आते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। 2 न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर हो और आरएनए जिसमें राइबोस शुगर हो। बाकी ये सारे प्यूरिन, पायरिमिडीन ऊपर मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। क्लियर है? चले आगे आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। बहुत इंपॉर्टेंट, आधा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। 10-15 मिनट रुकोगे, बाकी आधा भी खत्म हो जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेटेरोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड। हमें पता है काफी सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं। तो प्रोटीन क्या है? एक हेटेरोपॉलीमर है, क्योंकि अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड यहाँ पर जुड़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस स्ट्रक्चर का डिफरेंट मतलब है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से तो हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही देखते हैं। बी सोल्ट, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्रिस्ट को देखेंगे तो वो यहाँ पर 2D व्यू देंगे, भी स्ट्रक्चर बना देंगे, जैसे बेंजीन रिंग बना दी या नैप्थलीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना दिया। फिजिसिस्ट देखेंगे इसको तो वो 3D में देखेंगे। लेकिन जब बायोलॉजिस्ट इसको देखते हैं तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को वो 4 लेवल पे देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस है। आप अमाइनो एसिड को सीक्वेंस में लगाते जाओ, जिसमें लेफ्ट एंड में जो होगा वो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा और राइट एंड पे होगा वो क्या होगा? लास्ट अमाइनो एसिड होगा। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये कुछ नहीं, ये आप एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो जिसका लेफ्ट एंड फर्स्ट अमाइनो एसिड बता रहा है और राइट एंड लास्ट अमाइनो एसिड हमें बता रहा है। फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होता है उस वाले टर्मिनल को हम एन टर्मिनल भी बोलते हैं, और लास्ट अमाइनो एसिड जो होता है उस टर्मिनल को हम सी टर्मिनल भी बोलते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है। देखो ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन अमाइनो एसिड की ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो ये फोल्ड होकर ऐसे हेलिसिस भी बना सकते हैं और ये फोल्ड होकर ऐसे जिगजैग पैटर्न भी बना सकते हैं। बीटा प्लेटेड शीट यानी कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट भी बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड होकर ऐसे वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो टर्शरी देखो, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें तो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है। सेकेंडरी में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, इसके साथ साथ हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ जाते हैं। लास्ट आता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ऐसे ये जो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये 3 या 4 ऐसे अगर सीरीज में अरेंज है तो वो हो जाता है हमारे पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर। जैसे क्वाटनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है अडल्ट हेमोग्लोबिन। अडल्ट हेमोग्लोबिन में ऐसे 4 वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन 4 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स को हम बोलते हैं अल्फा और 2 यूनिट को हम बोलते हैं बीटा। तो ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो जाता है। ये क्वाटनरी प्रोटीन का एग्जाम्पल हमारे पास है। यहां से हमारे पास पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन। लीस्ट लाइकली इंट्रैक्शन कौन सी है 3 डायमेंशनल फोल्डिंग के लिए? 2016 में। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है ईस्टर बोन्ड। ठीक है, केमिस्ट्री में आप इस क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, इसका आंसर हमारे पास ईस्टर बोन्ड आता है। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन जिसका लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट अमाइनो एसिड और राइट एंड फर्स्ट अमाइनो एसिड, और सी टर्मिनल पर राइट एंड रिप्रेजेंट कर रहा है एन टर्मिनल। ये चीज इन्होंने उल्टी लिख दी है, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल वाली चीज उल्टी लिख दी है, तो ये फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 में वो क्या कह रहा है? अडल्ट हेमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा टाइप 2 बीटा टाइप। ये सही है, ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर हमें बताया हुआ है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया और स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट है। फिर वो कह रहा है प्राइमरी प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सक्सेसिव एक के बाद एक जो अमाइनो एसिड्स जुड़े होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको हम पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। क्लियर हो गया अपने पास ये चीज भी। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड
विद अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। देखो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन जब होती है वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक NH2 के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तब हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये 2022 के ओवरसीज में पूछा गया है, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चले आगे। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो कह रहा है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर। देखो इस पूरे इसका जो कंक्लूजन है, न्यू एनसीईआरटी में ये पेजेस आपको नहीं मिलेंगे, ये वाला पेज और इसका ये जो अगला पेज है, ये 3 पेजेस आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि गूगल पे न्यू एनसीईआरटी डाउनलोड ही नहीं हो रही थी, तो मैंने 2020 और 21 में 21 वाली ही एनसीईआरटी मुझे उठानी पड़ी, पर मैं आपको बता रही हूँ ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ये पैराग्राफ हम वैसे नहीं पढ़ेंगे। पर ये वाला पैराग्राफ जो है ये आप +2 में जेनेटिक्स में भी पढ़ते हो, तो इसको चलो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, बाकी वो नीचे वाली चीजें यूजफुल हमारे लिए नहीं है। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जैसे प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं, ये COH और NH2 में इन ग्रुप्स के बीच में एक क्या होती है, डिहाइड्रोजनेशन होती है, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तब जाके पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ऐसे ही पॉलीसेकेराइड्स के बीच में आप जो पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या पढ़ते हो, पॉलीसेकेराइड्स कैसे लिंक्ड होते हैं, तो वो पॉलीसेकेराइड्स कैसे बनते हैं, मोनोसेकेराइड्स के जो यूनिट्स होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स के केस में आप जो बॉन्ड्स देखते हो वो आप देखते हो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये 3 बस बॉन्ड्स आप याद रखो, यहां से आपका काम हो जाएगा। ये वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, ये सब कुछ आपने जेनेटिक्स में पढ़ना है, तो यहाँ हम रिपीटिशन ऑफ एफर्ट्स नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम क्रंच होने के साथ साथ हमें 1 घंटे से पहले ये चैप्टर निबेड़ना है। जेनेटिक्स का जब हम पढ़ेंगे तो ये पूरा आप वहां पर डिटेल में बहुत आराम से पढ़ते हो, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो देखो यहां से ये क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ है प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारे पास प्रोटीन में होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, तो ए का हमारे पास आ जाएगा 4। फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है, और सैचुरेटेड कौन से थे, जिसपे सिंगल बॉन्ड था, तो बी का हमारे पास 1 आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड अभी आपको बताया, न्यूक्लिक एसिड में हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलते हैं और पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलते हैं। मतलब यहां से आपको कुछ याद करना है तो वो ये याद करना है, प्रोटीन्स में आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे, पॉलीसेकेराइड्स में आपको क्या मिलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स मिलेंगे, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के केस में आपको क्या मिलेंगे, वहां पर आपको मिलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये तीनों आप याद कर लो, बाकी ये पैराग्राफ हम आराम से जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। देखो 2023 के मणिपुर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और सेम क्वेश्चन 2021 में, मतलब नीट 2021 में जो क्वेश्चन आया था सेम एज इट इज, सेम मैच इट, सेम ऑप्शन, सेम सारा क्राइटेरिया 2023 के मणिपुर में भी पूछा गया। ठीक है, हो जाएगा ये। फिर ये वाले जो पेजेस हैं ये न्यू एनसीईआरटी में कट है। सीधा हम आएंगे अपने लास्ट टॉपिक में, जो कि है हमारे पास एंजाइम्स। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है प्लीज 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 कमेंट करो, कमेंट में बताओ अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, मैं फटाफट से वो कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं ना वो प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। आपने लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, जैसे आरएनए जब एंजाइम की तरह बिहेव करता है उसको हम राइबोसोम बोलते हैं। जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देते हो तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी भी होता है जिसपे अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, एंजाइम का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं टर्शरी। एंजाइम टर्शरी प्रोटीन होते हैं अपने आप में, तो ऐसे ये फोल्डेड होते हैं, और फोल्डेड होते हैं, एक टर्मिनल इसका एन होता है, एक सी होता है, तो ये फोल्डेड होते हैं, तो यहाँ ये कुछ पॉकेट्स बना देते हैं। उन पॉकेट्स को, उन क्रेविसेस को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। याद रखना एंजाइम की इन्हीं एक्टिव साइट में आकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है। क्या बाइंड होता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। वो ये कह रहा है व्हेन यू लुक एट द टर्शरी स्ट्रक्चर यू विल नोटिस दैट बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। कुछ क्रिस क्रॉस सा स्ट्रक्चर बना देता है, उसमें बहुत सारी क्रेविसेस या पॉकेट्स बन जाती हैं, उन पॉकेट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एंजाइम की वो साइट है जहां पर सबस्ट्रेट फिट होता है, यानी सबस्ट्रेट बाइंड होता है। तो एंजाइम का बेसिकली काम क्या है, बिना एंजाइम के भी रिएक्शन हो सकती है पर वो बहुत स्लो होगी। एंजाइम एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है, मतलब ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ऐसे ही हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। तो एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट में क्या डिफरेंट है, ये जो एंजाइम है ये हाई टेम्परेचर में डिग्रेड हो जाते हैं, ये ज्यादा हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते, 40 डिग्री सेल्सियस के बाद तो ये डैमेज होने लगते हैं। लेकिन जो हम क्या करते हैं, एंजाइम्स, इनऑर्गेनिक एंजाइम्स होते हैं, ये वर्क करते हैं बहुत एफिशिएंटली हाई टेम्परेचर में भी। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, एंजाइम नहीं सॉरी, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करते हैं, पर ये जो एंजाइम है ये हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर में भी काम करते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर जब पढ़ते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आप देखते हो वहां डीनेचुरेशन जब होता है तो डीनेचुरेशन में 90 से 94 डिग्री सेल्सियस इतना लगभग टेम्परेचर होता है।
ठीक है, अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत आगे पीछे दिया हुआ है, उसको घबराने की बात नहीं है। तो इतने टेम्परेचर में नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज तो काम नहीं कर सकता, तो वहां आप टैग पॉलीमरेज पढ़ते हो। टैग पॉलीमरेज आपको कहां से मिलता है? एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है थर्मस एक्वेटिकस। तो वो जो बैक्टीरिया होता है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से जो हमें बैक्टीरिया मिलते हैं, वो हाई टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर लेते हैं। फिर हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है केमिकल रिएक्शन। दो तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं या दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब जिसमें सिर्फ स्टेट बढ़ रही है, पानी से आइस से लिक्विड बन गया, वाटर बन गया, स्टेट चेंज हो रही है, कंटेंट चेंज नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चेंज नहीं हो रहा है, कोई नया बॉन्ड नहीं बना, कोई बॉन्ड टूटा नहीं, कोई नई चीज यहाँ पर नहीं बनी है। पर केमिकल चेंज क्या होती है? जहां पर बॉन्ड ब्रेक हो या बॉन्ड बने, यानी कोई तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हो। जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक रिएक्शन का, ठीक है, तो ये एक चेंज का इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हमें दी हुई है। और इसके एग्जांपल है जैसे स्टार्च ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, ऑर्गेनिक केमिकल चेंज का एग्जांपल दिया हुआ है। तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। किसी भी चेंज को आप कैसे कहते हो कि कितने टाइम में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट जब कहीं पर भी आ जाता है आप टाइम से डिवाइड कर देते हो, यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लग रहा है उसको आप रेट बोलते हो। याद करो, स्पीड भी तो ऐसी ही एक चीज है ना, स्पीड को आप लिखते हो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, भी आप यहाँ पर टाइम से उसको मेजर कर रही हो। लेकिन अगर इस चीज को, इस स्पीड को, इस रेट को हम डायरेक्शन दे दे, तो आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी है ना, तो डायरेक्शन जब हम दे देते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा, उसी चीज को हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो जब आप डायरेक्शन की साथ में बात करोगे तो इसी रेट को आप क्या बोल दोगे? वेलोसिटी बोल दोगे। रेट किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का किस चीज पर डिपेंड करता है? उसके टेम्परेचर पे। और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, पर एक टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर। एक फैक्टर क्या होता है? टेम्परेचर। जैसे अगर आप देखोगे हर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो लगभग क्या हो जाता है? वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं है, उसका क्या फायदा है? उसका क्या फायदा है इस एग्जांपल से देखेंगे। ये आप एग्जांपल देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये रिएक्शन आप देखते हो, एक एंजाइम काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसकी वजह से यहां फिर ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अगर तो ये एंजाइम प्रेजेंट है, अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो हर सेकेंड में लगभग 6 लाख मोलिक्यूल कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बन जाएंगे। लेकिन अगर ये एंजाइम एब्सेंट है तो 1 घंटे के अंदर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ही इसके बन पाएंगे। ठीक है, यानी ये जो H2CO3 है तो 2 मॉलिक्यूल ही बन पाएंगे। तो आपने देखा एंजाइम के प्रेजेंस में कैसे मिलियंस फोल्ड में ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ी है। क्लियर है ये बात? देर आर थाउजेंड ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विच कैटेलाइज अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस पे भी आप एंजाइम्स का काम देखते हो। जैसे ग्लाइकोलिसिस के केस में जब ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो यहाँ पर भी आप बहुत सारे एंजाइम्स का काम देखते हो। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस आप रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, वो चैप्टर भी अपलोडेड है चैनल पे, उसका लिंक मैं डाल दूंगी नीचे, आप देख सकते हो। वो चैप्टर बहुत अच्छे नोट्स के साथ वो एक्सप्लेन है, आपको वो आधे घंटे के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, उसको भी आप देखना। ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ हो चुका है, ये रेस्पिरेशन में आप बहुत आराम से पढ़ते भी हो। लास्ट हमारा क्या है? हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स। एंजाइम्स कैसे कन्वर्ट करवाते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनवाते हैं, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कैसे बनवाते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है ये आपको पता है। ठीक है, कोई भी केमिकल या मेटाबॉलिक चेंजेस जब जहां पर हो रहे हैं, कन्वर्जन हो रहे हैं, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको आप बोल देते हो रिएक्शन। क्या बोल देते हो? रिएक्शन। यानी जब कोई भी केमिकल किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो भी केमिकल किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसको आप सबस्ट्रेट बोल रहे हो। यहाँ पर एंजाइम का बहुत अच्छा खासा रोल होता है। एंजाइम कुछ नहीं है, प्रोटीन है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ, जिसके पास एक्टिव साइट भी प्रेजेंट है। मोटे मोटे तौर पर यहाँ ये बता रहे हैं कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है तो हम बोलते हैं एक रिएक्शन हुई है। अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाना है, इस सबस्ट्रेट को पहले आकर एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होना पड़ेगा। मान लो ये क्या है? ये एंजाइम है, ये एंजाइम है और ये एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट है। ठीक है, तो यहां पर सबस्ट्रेट को आना पड़ेगा, एंजाइम नहीं जाएगा, सबस्ट्रेट को आना पड़ेगा और इसमें जाकर फिक्स होना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ट्रांजिएंट सी स्टेट होती है, अनस्टेबल स्टेट होती है, और इसके बाद ये बना देती है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और एट लास्ट क्या हो जाता है? प्रोडक्ट इस एंजाइम से अलग हो जाता है और एंजाइम अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होता है। क्लियर है? तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह, ये सब कुछ मैं आपको इसी एक छोटी सी लाइन में
बता चुकी हूँ, बहुत ईजी है, बस ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक्स एक्सिस पे दी हुई है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पे आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ आप देख रहे हो कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। तो देखो जब सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, किसी भी सबस्ट्रेट ने जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आ रही है जो कि अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। अब यहाँ पर ना आपको दो पीक दिख रही है और आपको एक एनर्जी लिखी हुई है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। देखो अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, एंजाइम विदाउट एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज्यादा लग रही है, और अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है। यानी एंजाइम क्या करें, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करें, सबस्ट्रेट को फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, ये एंजाइम का फायदा है। एनसीईआरटी कहती है, अगर पढ़ ही लेते हैं, चलो आपको ये भी नहीं रहेगा कि हमारा कुछ मिस हुआ है, लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। ये इसने बोला हुआ है, इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड विद एंजाइम्स एक्टिव साइट इन द गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट, ये आपने पढ़ लिया। द सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट में डिफ्यूज होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है, मतलब टेम्पररी स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है। ड्यूरिंग दिस स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट, अ न्यू स्ट्रक्चर of the substrate called transition state structure is formed. Very soon after the expected bond breaking or making, product जो है वो एक्टिव साइट से रिलीज हो जाता है और प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है, एंजाइम दोबारा से रिलीज हो जाता है अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ देखो एक चीज उसने बोली हुई है एनसीईआरटी ने, बहुत इंपॉर्टेंट, द एनर्जी लेवल डिफरेंसेस बिटवीन एस एंड पी। आपने देखा होगा एनर्जी लेवल के डिफरेंसेस एस और पी के बीच में, ठीक है। वो कह रहा है अगर पी लोअर लेवल पे है, सबस्ट्रेट से लोअर लेवल पे है प्रोडक्ट, तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारे पास। ये आपको 2016 में पूछा गया है, ये ग्राफ दिया हुआ है, वो कह रहा है कैसी रिएक्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि प्रोडक्ट का जो एनर्जी डिफरेंस दिखाया हुआ है प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से नीचे दिखाया हुआ है। तो यहाँ ऐसे केस में हमें एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। हो जाएगा ये जो ऊपर तुमने चीज पढ़ी है वही है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो एक ट्रांजिएंट स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है। कुछ देर के लिए एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, एंजाइम रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, एंजाइम अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। देखो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड होगा, जो भी चेंजेस वगैरह होंगे उसके बाद क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और बाद में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो प्रोडक्ट निकल जाएगा और एंजाइम अगली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये हमारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमने कर लिया ना, हाँ साथ साथ हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर, पीएच और चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितनी प्रेजेंट है। तो देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे ही एंजाइम काम कर सकते हैं। अगर लो टेम्परेचर है तो एंजाइम इनएक्टिव स्टेट पे प्रिजर्व हो जाएंगे, और हाई टेम्परेचर है तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट तुम्हें दिया हुआ है लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट, सही है। हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइम की एक्टिविटी को, ये तो हमारे पास क्या है, ट्रू। फिर व्हेन इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, ये वाला अभी हमने लाइन यहाँ पर पढ़नी है, ये टॉपिक हमने पढ़ना है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो ये टेम्परेचर और पीएच का दिया हुआ है कि एक ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही एंजाइम अच्छे से काम करता है। ये सबस्ट्रेट और वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन में हमें ग्राफ दिया हुआ है। देखो होता क्या है ना, मान लो आपके पास 100 एंजाइम है, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले आप लेकर आए हो 30 सबस्ट्रेट, तो ये 30 सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। फिर आप ले आए 20 और सबस्ट्रेट, तो देखो धीरे धीरे ये 20 और सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएंगे। फिर आप ले आए 10 और सबस्ट्रेट, ऐसे करते करते आपने टोटल 90 सबस्ट्रेट तक पहुंचा दिया। तो अभी स्पीड ऑफ रिएक्शन तो पीक पे है क्योंकि हर एक सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड हो रहा है। आप फिर 10 और ले आए और 100 सबस्ट्रेट पूरे हो गए। अब 100 एंजाइम थे तो 100 के 100 सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो गए। अब आप सबस्ट्रेट और कितना भी ले आओ क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट नहीं है और एक्टिव साइट प्रेजेंट नहीं है, तो वेलोसिटी जो है वो नहीं बढ़ेगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी। यानी एक सर्टेन पॉइंट तक तो स्पीड वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, पर उसके बाद
कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अब एंजाइम्स और उनकी एक्टिव साइट हमारे पास और नहीं है, सैचुरेशन आ चुकी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वी मैक्स। वी मैक्स मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी में मिलती है। और यहाँ पर आप एक के एम करके कांस्टेंट पढ़ते हो, इसको माइकलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं। वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, वी मैक्स की हाफ है। इसको याद रखना, इस ग्राफ को भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये आपको पूरा मैं बता चुकी हूँ, वी मैक्स वाला हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आगे देखो हमारे पास क्या है, इनहिबिटर क्या होता है। देखो मान लो, देखो इसको इस एग्जाम्पल से पढ़ो। हमारे पास एक एंजाइम है सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेस, इसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ना था जिसको हम बोलते हैं सक्सीनेट। तो ये सक्सीनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। तो यहां पर आकर सक्सीनेट ने जुड़ना है। पर ऐसा एक और इनहिबिटर होता है जिसको हम बोलते हैं मैलोनेट। मैलोनेट का भी स्ट्रक्चर ये सक्सीनेट जैसा दिखता है। तो मैलोनेट जाकर इस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है और ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। भी जिसने साथ में अटैच होना था, जो एक्चुअल में अटैच होना था, उसी के जैसा एक हुबहू मॉलिक्यूल मिल चुका है, अब वो जाकर एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बार नीट में पूछा गया है, 2020 में, 23 में और 2025 में। ये ऊपर भी यही चीज पूछी गई है। वो कह रहा है व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अगर इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट से मैच हो रहा है तो वही जाकर एंजाइम से बाइंड हो जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा। इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। सही है ये स्टेटमेंट। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। इसका एग्जांपल आप पढ़ते हो मैलोनेट, तो 1 का 2 हो गया। पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड कोलेजन एक प्रोटीन है उसमें होगा। सेल वॉल मटेरियल और फंजाई काइटिन होता है, तो 3 का 3 हो गया। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है राइसिन, हो जाएगा, जो कि एक टॉक्सिन है। तो ये आंसर हमें मिल गया। मैलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट हमारे पास आता है एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर। आपको 6 क्लासेस मिलती हैं। सॉरी, पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेस, जिसको डीहाइड्रोजिनेस भी बोलते हैं। ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस करवाते हैं दो सबस्ट्रेट के बीच में। पहले मान लो एस रिड्यूस्ड है, एस डैश ऑक्सीडाइज्ड है। ये ऑक्सीडो रिडक्टेस या डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम आकर क्या करेगा, एस को ऑक्सीडाइज करवा देगा और एस डैश को रिड्यूस करवा देगा। ऐसे ही एक होता है ट्रांसफरेज, जो एंजाइम किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर करे। याद रखना ये ग्रुप हाइड्रोजन के अलावा कोई और होना चाहिए। जैसे एस के साथ एक ग्रुप प्रेजेंट है और साथ में एस डैश के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। अब ये ग्रुप एस डैश के साथ अटैच हो जाएगा और एस डैश के साथ अटैच हो जाएगा और एस अकेला रह जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। हाइड्रोलिसिस, ऐसे एंजाइम्स जो हाइड्रोलिसिस करवाए ईस्टर की, ईथर की, पेप्टाइड की, ग्लाइकोसिडिक की, या कार्बन कार्बन बॉन्ड की, कार्बन हेलाइड बॉन्ड की, या फॉस्फेट और नाइट्रोजन बॉन्ड की। फिर आता है लाइसिस। लाइसिस जो किसी भी कार्बन में से कोई ग्रुप वगैरह को रिमूव करवा रहा है। जैसे यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और एक्स और वाई ग्रुप है, तो लाइसिस आके इन ग्रुप्स को रिमूव करवा देंगे। एक्स और वाई अलग हो गए और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। फिर आइसोमरेज जैसे हेक्सोकाइनेस, आप एक एग्जांपल पढ़ते हो, जैसे आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हो ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो रहा है। तो आइसोमर्स को जो बनवाए, एक चीज से दूसरी चीज को बनाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, उसको आइसोमरेज बोलते हैं। लाइगेसिस, मॉलिक्यूलर ग्लू, आप बायोटेक्नोलॉजी में काफी बार पढ़ चुके हो। इसके अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोला हुआ है पहले एस के साथ एक ग्रुप था, एस हैशटैग के साथ चला गया, तो ये कौन करवाता है, ट्रांसफरेज करवाता है। अभी हमने पढ़ा है, ये एनसीईआरटी में ही है। फिर 2018 में एक क्वेश्चन है, 2 फंक्शनल ग्रुप जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो शुगर के, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल, इसका एग्जाम्पल होगा, मतलब आंसर होगा। फिर हम आगे चलते हैं, हमारे पास आगे है हमारे पास, चलो अब तो लास्ट ही हमारा रह गया है। लास्ट हम पढ़ते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर हम कैसे पढ़ते हैं, कोफैक्टर क्या होता है। देखो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम कैसे बनता है, होलो एंजाइम बनता है एपो एंजाइम प्लस में कोफैक्टर से। तो ये जो यहाँ पर एपो एंजाइम है ना, एपो एंजाइम होता है प्रोटीनिशियस पार्ट और कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट। ठीक है, तो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट मतलब कोफैक्टर। कोफैक्टर 3 तरह का होता है, प्रोटीन पार्ट तो हमने पढ़ लिया, एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट कोफैक्टर। कोफैक्टर 3 तरह के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटालाइन।
प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको आप दूसरे कोफैक्टर से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? ये ना बहुत टाइटली बाउंड होते हैं एपोएंजाइम के साथ, मतलब प्रोटीन पार्ट के साथ ये बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। इसका एग्जांपल है पेरोक्सीडेज और कैटालेज। पेरोक्सीडेज जो हाइड्रोजन पेरोक्सीडाइज H2O2 को बनवाए और कैटालेज जो H2O2 को तुड़वा दे। अब ये तो पेरोक्सीडेज और कैटालेज जो है ये प्रोटीनिशियस पार्ट है। यहाँ पर इनका जो कोफैक्टर होता है वो होता है हीम ग्रुप, यानी यहाँ पर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है? हीम ग्रुप है। इसके ऊपर PYQ भी है। फिर आ जाओ कोएंजाइम। कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इनकी एसोसिएशन एपोएंजाइम्स के साथ थोड़ी ट्रांजिएंट होती है, लूजली होती है, टेम्पररी होती है, लूजली होती है, ठीक है। जैसे आप देखते हो, आप कुछ एंजाइम्स देखते हो, जैसे कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD और NADP में जो कोएंजाइम होता है वो क्या होता है? विटामिन, जिसका नाम है नाइसिन। इसमें भी PYQ है। फिर अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड मेटल आयंस एज देयर कोफैक्टर। जैसे जिंक की जरूरत होती है, कब? जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये आपने चीजें याद रखती हैं। फिर वो ये कह रहे हैं अगर आप कोफैक्टर को ही रिमूव कर दोगे तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी ही स्टॉप हो जाएगी। यहां से हमें पता चलता है कि कोफैक्टर कितने जरूरी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा कोफैक्टर है जो कि टाइटली बाउंड होता है, ये ट्रू है। अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। वो कह रहा है एक कंप्लीट एक्टिव एंजाइम जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो उसको एपोएंजाइम बोलते हैं, नहीं उसको होलो एंजाइम बोलते हैं। तो बी यहाँ पर फॉल्स हो गया। 2025 का क्वेश्चन है, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम को अभी बताया एपोएंजाइम बोलते हैं। किस एंजाइम्स में हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है? तो कैटालेज और पेरोक्सीडेज में। तो यहाँ आंसर आ गया कैटालेज। प्रोस्थेटिक ग्रुप को दूसरे कोएंजाइम से कैसे डिफर करोगे? 2019 ओडिशा में पूछा हुआ है। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं प्रोटीन पार्ट यानी एपोएंजाइम से। अब ये रेफरेंस दिया हुआ है, एपोएंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, नहीं, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। लिंक दिया हुआ है बायो में भी, और फर्स्ट कमेंट भी जो पिन है वो लिंक का है। आप बाइक्यूल्स ऐप को डाउनलोड करो, सारे 32 के 32 PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी वे में फोटो स्टेट निकलवाओ, NCERT पढ़ो, क्वेश्चन करो, मज्जानी लाइफ, बढ़िया स्कोर लो। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और अगर आप नोट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इंस्टाग्राम पे हमने थोड़े थोड़े से नोट्स डाले हैं, कंप्लीट नहीं डाले हैं, क्योंकि देखो हमें भी थोड़ा बहुत तो अर्न करने का हक है। तो अगर कंप्लीट नोट्स चाहिए, वेल एंड गुड है, आप ले सकते हो। दोनों क्लासेस के नोट्स को इंक्लूड कर मास्टर PYQ PDF के नाम से है। 280 में, 250 प्लस ऐप चार्जेस लगेंगे, 280 में आपको मिल जाएंगे। पिज्जा से भी सस्ता है, आप लिटरली अफोर्ड कर सकते हो, ले सकते हो। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कुछ हमने पेजेस PYQ के डाले हुए हैं, कुछ चैप्टर में से, वो आप यूज कर सकते हो, और यूट्यूब पे आप हमसे पढ़ सकते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर देना, और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।